अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग बायोलॉजी में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में इंशाल्लाह मैं आपको फेडरल बोर्ड की ग्रेड 10 की बायोलॉजी की बुक स्टार्ट करवाऊँगी और इसमें इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम स्टार्ट करेंगे। एक एक वर्ड, एक एक लाइन को हम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगी। जी स्टूडेंट, इसमें वो कहता है कि अ मैन लाइक ऑल अदर एनिमल्स नीड्स एनर्जी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज लाइफ प्रोसेसेस। इसका मतलब है कि एक आदमी जो होता है ना, उसको, कोई भी मैन है, कोई भी इंसान है, उसको और बाकी सारे एनिमल्स की तरह, जिस तरह बाकी आपके इर्द गिर्द लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी तरह क्या होता है कि इसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी क्यों चाहिए? अपने लाइफ प्रोसेसेस, जो ज़िंदगी के प्रोसेसेस हैं ना, उनको मेंटेन करने के लिए। कौन से ज़िंदगी के प्रोसेसेस? आप सांस ले रहे हैं, आप खाना खाते हैं, उस खाने को आप डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो आपने उस इंजरी को रिपेयर करना है। तो ये जो सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं ना, इनके लिए आपको एनर्जी चाहिए। ठीक हो गया? अब वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी? इट कम्स फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड सब्सटेंस विच नीड टू बी डाइजेस्टेड। वो कहता है जो खाना आप खाते हैं ना और उसको फिर डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट का मतलब है, अभी आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी डाइजेशन क्या होती है। इस चैप्टर में हमने पढ़ना ही डाइजेशन के बारे में, ठीक है। डाइजेशन क्या होती है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। एक लार्जर मॉलिक्यूल होता है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, ये प्रोसेस है डाइजेशन का। ठीक हो गया? एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इस प्रोसेस को डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक हो गया? वो कहता है कि फूड सब्सटेंसेस जो हैं, आप इनको डाइजेस्ट करते हो और उनकी डाइजेशन से उनका फिर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दो तरह का होता है। एक होता है मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है कैटाबॉलिज्म, ठीक, और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में नाम से आपको पता लग रहा है, कैटा मीन कट करना। इसमें बड़े मॉलिक्यूल को ना छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। अब जब ऐसा प्रोसेस होता है ना तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक हो गया? तो वो कहता है कि एनर्जी कहाँ से आई? आपने फूड सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म किया। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया दो तरह का है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज़ होती है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे खास तौर पर वो कैटाबॉलिज्म की बात कर रहा है। ठीक हो गया? वो कहता है कि जो फूड आप खाना खाते हो उसका कैटाबॉलिज्म होता है और उस कैटाबॉलिज्म के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी आप इस्तेमाल करते हो अपनी रोज़ाना की इन लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक हो गया? अब वो कहते हैं कि हमारा जो खाना होता है कंसिस्ट ऑफ, हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें, आप खुद ही बताएं। आप जो रोज़ाना खाना खाते हैं, रोटी खा लेते होंगे, रोटी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक हो गया? गोश्त खा लेते होंगे, दालें खा लेते होंगे, वो प्रोटीन्स हैं। घी खा लेते होंगे, आपका जो खाना वगैरह सारा घी में ही बनता है ना, तो ऑयल में बनता है तो वो फैट है। ठीक हो गया? तो आपके खाने में तीन चीज़ें ही होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। सही हो गया? अब वो कहते हैं ये जो तीन मॉलिक्यूल है ना, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स है। इतने लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं कि आपकी बॉडी जो होती है ना, आपकी बॉडी को क्या करना होता है, पहले इन मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर इतने इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हुए तो ये आपके ब्लड के अंदर नहीं जा सकते। मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। होता क्या है कि जब आप खाना खाते हो, जी स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ठीक है, आपने खाना खाया, कोई भी मान लो रोटी खा ली, गोश्त खा लिया, दाल खा लिया, चावल खा लिया, कुछ भी खा लिया, ठीक है। अब जो आप रोटी खाते हो, जाहिर सी बात है, वो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है। वो क्या है? वो जो आपने रोटी खाई है, वो एक्चुअली जो रोटी होती है ना, वो स्टार्च होती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है। स्टार्च क्या होती है? आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं। ये आपने 9th क्लास में बायोमोलिक्यूल वाला जब चैप्टर पढ़ा होगा, उसको डिटेल से पढ़ा होगा, तो उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट को डिटेल से पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक हो गया? अब वो जो पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड के होते हैं सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ओलिगोसेक्राइड के होते हैं दो तीन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जो बने होते हैं। पॉलीसेक्राइड लंबी लंबी चेन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, बहुत लंबी चेन है। ठीक हो गया? बहुत लंबी चेन, काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके पॉलीसेक्राइड को ऐसे करके बना रहे होते हैं। ये पॉलीसेक्राइड हो गया। अब वो कहते हैं कि जो आपने खाना खाया ना, जो आपकी रोटी स्टार्च है, वो भी पॉलीसेक्राइड है। तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है, ये आपके ब्लड में एंटर नहीं हो सकता। तो इसको ब्लड में कैसे एंटर करेंगे? इसको पहले आपकी ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, जिसको मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये आपका स्टमक हो गया, स्टमक थोड़ा हम बहुत ही नीचे बना रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर करके बना लेते हैं इस तरह करके, ठीक है। ये आपका स्टमक हो गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जो होगा ना, आपका खाना तोड़ा जाएगा, इस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाएगा। लाइक इतने इतने मॉलिक्यूल में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाएगा। अभी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ना, ये आराम से यहाँ से आपके ब्लड में एंटर हो जाएंगे। इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं एंटर हो सकता था, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा। बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने को ही डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक हो गया? तो वही वो कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक हो गया?
जिस तरह के वो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमें पता है ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिल मिल के ठीक है इस कार्बोहाइड्रेट को ऐसे करके बना रहे होते हैं। तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो मैं बना भी नहीं पा रही इतना जितना बड़ा ये मॉलिक्यूल होता है। इस तरीके से प्रोटीन जो होती है अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये अमाइनो एसिड जिस तरह तस्बीह के दाने नहीं होते, एक तस्बीह का दाना दूसरा तस्बीह का दाना, इस तरह सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल मिल के ना प्रोटीन बना रहे होते हैं। देखिए ये सारे अमाइनो एसिड्स मिल के प्रोटीन बनाएंगे, ठीक हो गया। और फैट को ये आपने सब कुछ 9th क्लास बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। फैट जो है ना ये कैसे बनता है आपने पढ़ा होगा, ग्लिस्ट्रोल होता है और ग्लिस्ट्रोल के साथ फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस तरह फैट बनता है। तो ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो कहते हैं बहुत लार्ज मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। इन बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना ज़रूरी है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। जी स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बहुत मज़े का प्रोसेस है, ठीक हो गया। अच्छा ये आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी अपनी बॉडी के अंदर चल रहा होता है सारा काम। एवरी सेल ऑफ द बॉडी नीड्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, वो कहता है आपकी बॉडी, अब देखें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, ये बात आपने 9th क्लास बायोलॉजी में पढ़ी, डिटेल में पढ़ी आपने, ठीक है। क्योंकि ये 9th क्लास में हम यही तो पढ़ते आए हैं कि आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, हर चीज़ आपकी सेल से मिलकर बनी हुई है। आपका स्टमक देख लो सेल से मिलकर बना हुआ है, आपका लीवर देख लो सेल से मिलकर बना हुआ है, आपकी किडनी, हर चीज़ ही तो आपकी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो वो कहता है आपकी बॉडी की हर सेल को अब जिंदा रहने के लिए जाहिर सी बात है ये एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये मॉलिक्यूल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, हर सेल ये इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल ले भी नहीं सकता, तो इन मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा और फिर इन सेल्स को दिया जाएगा, ठीक हो गया। तो हर सेल ऑफ द बॉडी को इन मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, क्यों? अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सेल ने जो काम करना है, आपने पढ़ा 9th क्लास बायोलॉजी में सेल क्या क्या काम करता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसने एनर्जी बनानी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनानी है, ठीक है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना है। ये सारे काम सेल के अंदर ही हो रहे होते हैं ना। तो जो सारे काम एक सेल ने करने हैं, उन कामों के लिए सेल को एनर्जी चाहिए, हर काम के लिए। अगर आपके अंदर आप खुद ही सोचिए एनर्जी ना हो तो क्या आप कोई खाना वगैरह ना खाएं तो आपके अंदर मेरे में ताकत ही नहीं है, मेरे में एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो जब एनर्जी ताकत नहीं होती तो आप कोई काम नहीं कर पाते। तो इसी क्योंकि आपका बॉडी का कोई सेल काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि सेल को एनर्जी नहीं मिल रही होती, ठीक हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, वो कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ना, वो इसमें इंजेक्शन का प्रोसेस आ जाएगा, डाइजेशन का प्रोसेस आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। आपने डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने इस पैराग्राफ में डिटेल में पढ़नी है, ठीक हो गया। इधर मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि पैराग्राफ ही इस सब के मुतल्लिक है, ठीक हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में वो कहता है सबसे पहले आपने खाना खाना है, ठीक हो गया। कोई रोटी खा ली, दाल चावल गोश्त कुछ भी आप खा रहे हैं, वो जो खाना खाने का अमल है, वो जो आपने फूड को अपने मुंह में रखा है, ठीक है। ये ना डायग्राम मैं आपको समझा दूँ, सारी बात मैं आपको इस डायग्राम में समझाऊंगी। इन्होंने बहुत अच्छी डायग्राम बनाई हुई है आपकी बुक वालों ने, ठीक है। इसमें देखें उन्होंने क्या दिखाया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये उन्होंने दिखाया हुआ है आपका माउथ है, ठीक है, जहाँ से आप मुंह जिसको कहते हैं माउथ, जिधर से आप कोई खाना वगैरह अपने मुंह के अंदर रखते हैं, ठीक है। उसके पीछे जो सारी खाली जगह है ना, जिसके अंदर आपकी ज़ुबान पड़ी हुई है, इसको ओरल कैविटी कहते हैं। आप खुद ही अपने आप को देखें, महसूस करें, ये आपका माउथ है जहाँ से आपने खाना मुंह में डालना है, ठीक है। फिर आगे जो सारी खाली जगह है, इसको ओरल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओरल कैविटी। ओरल मतलब माउथ की, कैविटी खाली जगह है। ओरल कैविटी के अंदर ही आप खुद ही अपना महसूस करें, ज़ुबान आपको पता लग रहा होगा ज़ुबान मौजूद है, तो टंग भी ओरल कैविटी के अंदर होती है, और दांत जो होते हैं उनको टूथ कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये स्लाइवरी ग्लैंड और फेरेंक्स, ये सब कुछ मैं आपको बताती जाऊँगी क्या चीज़ें हैं। पहले हम ये देख लेते हैं। वो कहते हैं जो आपने खाना खाया है ना, टेकिंग इन ऑफ फूड, खाने को मुंह के अंदर रखना, इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। इंजेक्शन क्या है? इंजेस्ट करना, अंदर लेके जाना, खाने को मुंह के अंदर रखना, ये इंजेक्शन हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने खाना खाया, मुंह के अंदर रखा, ये इंजेक्शन है। अब डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं, वो क्या होता है। डाइजेशन क्या है? लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ना। किस में तोड़ना? वही बात जो मैंने आपको बताई अभी कार्बोहाइड्रेट वाले में, मैंने आपको समझाया था। जिस तरह ये देखें, ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल था, ये पॉलीसेकेराइड, कितना बड़ा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको थोड़ा प्यारा करके बना लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने आपके लिए ये कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया है, ये देखें, ठीक है। कितना बड़ा मॉलिक्यूल है। अब इतने बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, ये यहाँ पे मैंने छोटे मॉलिक्यूल बनाए हैं, ये देखें, ठीक हो गया। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर इनको तोड़ देना, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, इसको डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। वही उन्होंने आपकी बुक में लिखा हुआ है, बुक से देख लेते हैं। वो कहता है कि द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल, एक बहुत बड़े फूड के मॉलिक्यूल को तोड़ देना। किस में तोड़ देना? छोटे छोटे से सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल, छोटे छोटे से फूड के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना जो कि सोल्यूबल होंगे, ठीक है।
जो आपके ब्लड के अंदर हल हो जाते हैं, ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजाइम। और किसकी मदद से ये काम होता है? इंजाइम की मदद से काम होता है। आपकी बॉडी इंजाइम की मदद से ही काम करती है। चैप्टर नंबर 9th क्लास बायोलॉजी में आपने इंजाइम को भी डिटेल में पढ़ा होगा। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। इंजाइम क्या होते हैं? इंजाइम वो सब्सटेंसेस होती हैं जिनको अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में रखा हुआ है, बॉडी में रखा हुआ है, चीज़ों को कैटालाइज करने के लिए, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। मतलब कि जिस तरह आप बाज़-औक़ात आप ना सो के उठते हैं, आपका आँखें नहीं खुल रही होती, तो फिर आप चाय पीते हैं, एकदम आप एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है, मतलब आपकी आंखें खुल जाती हैं, है ना। तो इसी तरीके से इंजाइम ने काम करना है। इंजाइम ने क्या करना है? जो आपका प्रोसेस है, कोई रिएक्शन है, मान लो ये मॉलिक्यूल, इतना बड़ा मॉलिक्यूल जो मैंने भी आपको बना के दिखाया था, इसको अपने छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। अब इंजाइम की गैर मौजूदगी में, अगर इंजाइम मौजूद नहीं है तब भी काम हो जाएगा, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगा ये काम, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। कोई हो सकता है हज़ारों साल लग जाएं इस एक रिएक्शन को होने में, मतलब इस एक मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में। तो इतनी तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं है। तो इसलिए क्या किया अल्लाह ताला ने? इंजाइम रख दी। इंजाइम ने चीज़ों को, रिएक्शन को फास्ट करना है, कैटालाइज करना है, ठीक है। इंजाइम ने जल्दी जल्दी इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। तो इंजाइम की मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है बहुत तेज़ी से हो जाता है, ठीक हो गया। तो वही कह रहा है बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल को तोड़ देना, किस में? इसको तोड़ देना छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल में। देखिए हमने छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल में इनको तोड़ दिया, ठीक हो गया। तो ये जो इस किसकी मदद से? इंजाइम की मदद से। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। तो ये डाइजेशन की डेफिनेशन आपने अच्छे से कर लेनी है। अब वो कहता है कि फूड आपने खा ली, खाना खा लिया, खाना आपके आगे हम जाके देखेंगे डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ कहाँ पे होता है। डाइजेशन का प्रोसेस आपके माउथ ओरल कैविटी में होता है, ठीक है, आपके स्टमक में होता है डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन का प्रोसेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब ये चीज़ आप क्या है मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टमक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये आपका स्टमक होता है, ठीक है, ये जिसको मैदा कहते हैं उर्दू में, ठीक है, मैदा। तो ये स्टमक है। ये स्टमक के बाद हमारे पास ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ठीक है। ये देखें सारी स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आ रही है, जो आपको ब्राउन ब्राउन वाली नज़र आ रही है, और जो येलो वाली नज़र आ रही है सारी लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल क्यों कहते हैं, लार्ज क्यों कहते हैं, डिटेल में सारा आगे पढ़ेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आपने खाना खा लिया, खाना डाइजेस्ट हो गया। अब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, बड़े डाइजेस्ट होने का क्या मतलब है? बड़े मॉलिक्यूल को हमने छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। अब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल जो है मस्ट पास आउट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। इन्होंने इनको पास होना है। अब इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने क्या करना है? यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट गए। अब इन छोटे मॉलिक्यूल ने यहाँ से ब्लड के अंदर एंटर होना है। ब्लड के अंदर कैसे एंटर होना है? ये जो हमारे पास ये सारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। ये देखेंगे आप, ये माउथ है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है मैं आपको समझा दूँ। एलिमेंट्री कैनाल में आपका ये ओरल कैविटी आ जाती है, माउथ आ जाता है, ठीक है, मुंह, जिसको मुंह कहते हैं। उसके बाद पीछे की तरफ ना फेरेंक्स आ जाता है। ये आगे हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास ना फूड पाइप आ जाता है, ये सारा जिसमें से खाना आगे जाना होता है, इसोफेगस, ये सारा आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका स्टमक आ जाता है, जिसमें खाना कुछ देर के लिए स्टोर होता है। जब आप कहते हो ना मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, तो एक्चुअली स्टमक भर गया होता है, ठीक है। स्टमक के बाद आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये सारी आपको जो ब्राउन ब्राउन वाली नज़र आ रही है ना, सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और उसके बाद ये येलो वाली सारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब जब खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, इस खाने ने यहाँ से ना, यहाँ पे ये जो है ना वॉल, ये जो एलिमेंट्री, इस मैंने आपको बताया सारा क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है ना, दीवार, इस वॉल के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, तो इसलिए उन ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो खाने के छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे जो हमने तोड़े हैं, वो उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह खाना जो है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है? वो जो आपने डाइजेशन की है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा है, उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल ने अब ये जो ब्लड है ना, उसके अंदर जो शामिल हो जाना है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसमें जो शामिल हो जाना है, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ये ओवरव्यू सिर्फ अभी आपको दे रही हूँ, ठीक है। वो कहता है कि जब खाने को आपने डाइजेस्ट कर लिया, तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बने थे मस्ट पास आउट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब, उनको आपने ना, ये जो डाइजेस्टिव ट्यूब थी ना, इसमें से निकाल के इनको कहाँ पे डालना है? ब्लड में डालना है, इनटू द ब्लड में डालना है। एंड द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा? ब्लड के अंदर खाना आ गया, ठीक। अब ब्लड के अंदर खाना आ चुका है, ब्लड के अंदर जो छोटे मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, कौन से मॉलिक्यूल? कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल, प्रोटीन के मॉलिक्यूल, फैट के मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं ग्लूकोज होते हैं वो, और प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो, और फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो ग्लिसरॉल होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं वो, ठीक है। वो सारे ब्लड के अंदर आ गए। अब इन मॉलिक्यूल्स ने सेल के पास जाना है, आपकी बॉडी के हर एक, क्योंकि ब्लड है, खून आपकी पूरी बॉडी में गर्दिश कर रहा है, ठीक है। आपके हर एक सेल के पास ब्लड जाता है,
तो यही ब्लड जब बॉडी के एक एक सेल के पास जाएगा ना, तो उसको जब ब्लड देगा तो उस ब्लड के अंदर तो ये मॉलिक्यूल्स भी पड़े हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स भी उस सेल के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लड जो है जब ये सेल के पास गया तो सेल्स ने क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स को ले लिया एंड यूज्ड, और इन मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल कर लिया। किस लिए इस्तेमाल कर लिया? वेरियस पर्पस बाय, मुख्तलिफ मकासद के लिए। एक इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को आपने याद करना है, क्या है? एसिमिलेशन, ठीक है। कहाँ पे इस्तेमाल कर लिया? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फॉर एग्जाम्पल ये आपका बॉडी का सेल है, इस सेल ने क्या किया, वो जो ब्लड आया था उस ब्लड ने इस सेल को ग्लूकोज दिया। इस सेल ने वो जो ग्लूकोज है ना उसको इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ना है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बायोलॉजी में यकीनन, सेलुलर रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस, क्योंकि ना आपकी 9th और 10th बायोलॉजी सारी लिंक्ड है, ठीक है। जो 9th में आपने पढ़ा वो भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। 9th में आपने पढ़ा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हो, तोड़ के एटीपी बनती है। तो सेल ने क्या किया, वो जो ब्लड आया था उस ब्लड के अंदर से ग्लूकोज ले लिया और ग्लूकोज को लेके एटीपी बना ली, और उस एटीपी को इस्तेमाल करना है सेल ने अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ सर अंजाम देने के लिए, ठीक हो गया। इसी तरीके से जो आपने प्रोटीन खाई थी, उस प्रोटीन के ये प्रोटीन थी, ठीक। प्रोटीन को जब हमने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा तो अमाइनो एसिड्स बने। उन अमाइनो एसिड को अब सेल ने इस्तेमाल करना है। कहाँ पे? सेल ने, आपको पता है सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आपने यकीनन चैप्टर नंबर 3 द सेल में अपनी 9th क्लास बायोलॉजी में वो भी पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता था कि जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर प्रोटीन्स होती थी, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन्स है वो कैसे बनेंगी, वो इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के सेल ने प्रोटीन बना लेनी अपनी, ठीक है। ये सेल है, सेल की सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल ने अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनको बनाना है। कैसे बनाना है? इन अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करके। इसी तरीके से ये जो आपने खाना घी खाया है, ठीक है, फैट खाया है, तो ये जो घी है इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो थे सेल ने वो भी ले लिए ब्लड से, और उनको लेके अपनी लिपिड बाइलेयर बना ली, जो कि सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होती है। आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड बाइलेयर ऐसे करके होती है, ठीक है। तो वो लिपिड कहाँ से आया था? वो लिपिड सेल ने यहीं से तो लिया था, जो हमने खाना खाया था वहीं से तो आया था, ठीक हो गया। तो इस तरह ये सारी चीज़ें हमने रिलेट करके पढ़नी जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आए। ये सिमुलेशन का प्रोसेस है। उसके बाद क्या हुआ, अब प्रोसेस बाय विच, अब खाना जो आपने डाइजेस्ट किया था वो तो यहाँ से अब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में चला गया। कुछ खाना जो होता है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड रह जाता है, ठीक है। उसको फिर बॉडी से बाहर निकाल दो, क्योंकि तो वो तो एक वेस्ट मटीरियल है, तो बॉडी ने उसको बॉडी से बाहर निकाल देना है। कैसे निकाल देना है? वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ यहाँ से रेक्टम, ये नज़र नहीं आ रहा आपको, रेक्टम, ये रेक्टम है। रेक्टम जो है ना इसके अंदर आपका जो वेस्ट मटेरियल है जिसको आप फीसिस कहते हो, ठीक है, स्टूल कहते हो वेस्ट मटेरियल को, तो वो जो स्टूल है, वो जो फीसिस हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल है, वही सारा आपके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और जब आपको एक अर्ज जाएगी, एक ख्वाहिश पैदा होगी, मतलब एक आता है ना एक डेफिकेशन रिफ्लेक्स, एक डेफिकेशन अर्ज आती है, जब वो आएगी तो फिर आप इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दोगे। इस प्रोसेस को कहते हैं ईजेशन। ईजेशन, ठीक, वो इंजेशन था, ये याद रखना है, ये ईजेशन है, ठीक। तो ई मीन्स बाहर निकालना, ई से आपने याद रखना है एग्जिट, एग्जिट होता है ना, एग्जिट बाहर निकलना, तो ई से एग्जिट, इंजेशन इन अंदर डालना, मुंह के अंदर डालना खाने को, ठीक हो गया। तो ईजेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से आपने जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था फूड का, जो आपने खाना नहीं खाया, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ था, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बड़े ही रह गए थे, छोटे मॉलिक्यूल में नहीं टूटे थे, उनको आपने क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। इस प्रोसेस को ईजेशन कहते हैं। अब वो कहते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो अकेले काम नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज़ हेल्प्ड बाय ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसकी मदद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने करनी है। क्यों? देखो, जो मैंने खाने के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डाइजेस्ट किए थे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा था, फिर उनको मैंने ब्लड में डाल दिया था, जिसको हमने एब्जॉर्प्शन कहा था। ब्लड ने क्या किया था, उन मॉलिक्यूल को जाके सेल को दिया था, ये सेल भाई तुम ले लो, ये सेल तुम ले लो भाई, ये मॉलिक्यूल, सेल भाई तुम ले लो ये मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह करके उस ब्लड ने दिया था। तो ये ब्लड वाला जो सिस्टम है ना, इसी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ मिलकर काम करना है। क्यों? टू टेक डाइजेस्टेड फूड, ताकि जो फूड डाइजेस्टेड थी, जो आपने खाने को डाइजेस्ट किया है और खाने को डाइजेस्ट करके जो आपने एब्जॉर्ब करके ब्लड में भी डाल दिया है, वो जो ब्लड के अंदर अब मॉलिक्यूल मौजूद हैं, उन मॉलिक्यूल को जाके सेल को देना है। तो किसने देना है? ब्लड ने देना है ना। तो ब्लड वाला जो सिस्टम होता है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है, ठीक है। तो कहते हैं कि क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसने ही तो आपका जो खाना डाइजेस्ट हुआ था उसको लेकर जाना है फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्यूब। इस डाइजेस्टिव ट्यूब से सारे बॉडी के जो सारे सेल्स हैं उनको जाके देना है। किसने देना है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने देना है। तो वो कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अकेले काम नहीं करता, इसके साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने मिलकर काम करना है।
तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। आपने खाना खाया, इंजेक्शन, खाने को आपने जाके बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल, क्योंकि खाना बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल है। जो आपने खाना खाया, जो आप खाना खाते हो, गोश्त होता है, रोटी होती है, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना है। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ से आपने छोटे छोटे से सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ना इसकी जो वॉल होती है ना, ये जो ये इसकी जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे करके बनी हुई है ना, ऐसे करके बनी हुई है। तो ये ऐसे करके ये सेल पे मुश्तमिल है, ये यहाँ पे सारे सेल्स ही हैं, ठीक। तो ये जो सेल्स हैं छोटे छोटे से हैं, तो इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल में इन छोटे छोटे जो सेल्स हैं ना, यहाँ से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल तो यहाँ पे जा ही नहीं सकते, इतने बड़े मॉलिक्यूल जो हमने खाए हैं। तो इसलिए बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना ज़रूरी था। अब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से इधर एंटर कर जाएंगे, सेल्स के अंदर चले जाएंगे, और सेल्स से फिर यहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, यहाँ पे सारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक। तो यहाँ से वो ब्लड में चले जाएंगे। तो इस तरीके से अब खाना आपके ब्लड में आ गया है। जब खाना आपके ब्लड में आ जाए तो इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब खाना ब्लड में आ गया, ब्लड जो है ना ये हम रेड कलर का बना लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि मैं ब्लड की बात कर रही हूँ। ये ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब खाना जो है ब्लड में आ गया, खाने के मॉलिक्यूल अब ब्लड के अंदर आ गए। अब ब्लड के मॉलिक्यूल, ब्लड के अंदर खाने के मॉलिक्यूल फिर जा रहे हैं। अब ब्लड ने क्या करना है, इनको जाके आपके बॉडी के सारे सेल्स को दे देना है, ठीक है। जिस तरह आपके लीवर है, ठीक है, आपका लीवर छोटे छोटे सेल्स से मुश्तमिल है जिनको हिपेटोसाइट्स कहते हैं। आपकी किडनी है, ठीक है, आपके किडनी के सेल्स को खाना चाहिए। आपकी बॉडी के हर सेल्स को खाना चाहिए। आपका इवन आपका हार्ट है, हार्ट के सेल्स जो होते हैं, आपके सारी बॉडी तो सेल से मिलकर बनी हुई है ना, तो सबके सेल्स को खाना चाहिए। तो वो खाना जाके ब्लड ने दे देना है और उन सेल्स ने फिर उस खाने को इस्तेमाल कर लेना है। उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड थी उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल देना है, उसको ईजेशन कहते हैं। ये बात उन्होंने लिखी थी, ठीक है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अब हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करेंगे और अगला सारा डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। इस तरीके से मैं आपको पूरा चैप्टर इंशाल्लाह कवर करवाऊँगी। एंड तक आप मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ें और आपको ये चैप्टर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक एक चीज़ आपको ऐसे ही याद हो जाएगी सिर्फ सुनने से ही। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।